हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईटीओ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। जैसा कि हम आप सभी लोगों को एमटीएस के पीवाईक्यू सीरीज़ को करा रहे हैं। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम आज फिर से नए सिरे से एक अच्छी सीरीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, सीरीज़ का एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों को बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को एक बेहतर तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में टैकल कर पाएँ। उसी के अकॉर्डिंग हमारी इस क्लास का आज पहला क्वेश्चन है कि आखिर दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने राज्य किया, तो आप बताएंगे तो 5 राजवंश। टोटल कितने राजवंश थे? 5 राजवंश में कौन था? गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में बात कर रहा था, तो गुलाम वंश के बारे में मैंने बात कर रहा था, तो उस समय हम पहुंच गए यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में। कहाँ पे? खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश, देखिए खिलजी वंश का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था। देखिए, खिलजी वंश का शासनकाल जो था 1290 से लेकर के 1320 तक था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो खिलजी वंश था इसके संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इतनी बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। उसके बाद पूछता है कि आखिर जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था, ये बहुत कैसे प्रवृत्ति का था? ये बहुत उदार प्रवृत्ति का। कैसा? उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उदार यानी हृदय से बहुत अच्छा यानी निश्चल स्वभाव का था। इसने दक्षिण पर विजय के लिए दक्षिण पर विजय के लिए किसको भेजा? तो दक्षिण पर विजय के लिए इसने भेजा अलाउद्दीन खिलजी। किसको? अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इसने कहाँ भेजा? दक्षिण विजय पे भेजा। यानी दक्षिण भारत में ये विजय प्राप्त करना चाहता था, तो इसलिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के पर्पस से भेजा। लेकिन हुआ क्या? अलाउद्दीन खिलजी जो इसका क्या था? भतीजा था। क्या? नेफ्यू यानी भतीजा के साथ साथ ये इसका दामाद भी था। उसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की हत्या भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या किया था? जलालुद्दीन खिलजी की। इसकी हत्या, अपने चाचा की हत्या इसने कर दिया। जब दक्षिण भारत जीत कर अलाउद्दीन खिलजी लौटा तो वहाँ पर बहुत सारी धन दौलत इसको मिला। उसी की लालच में अपने गद्दी को दिल्ली में पाने के लिए अपने चाचा की हत्या कर दिया। उसके बाद हुआ क्या? ये दिल्ली का क्या बन गया? ये दिल्ली का क्या बन गया? संस्थापक बन गया। देखिए, दिल्ली का मैंने बताया खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो गया? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको इनके बारे में कल ये बताया था कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी जो शासनकाल, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर के कितना था? 1290 से लेकर के ओनली 96 तक था। कहाँ तक? 96 था। तो 1296 से लेकर के कितना? 1296 से लेकर के 1312 तक। कितना? 1312 तक शासनकाल इसका था। किसका था? 1296 से लेकर के 1312 तक का शासनकाल किसका था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए 1290 से लेकर के पहले 1290 से 96 इसका हो गया, 96 से 1316। कितना? 1316। मैंने खिलजी के बारे में बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना रखा। क्या? अस्थाई सेना। पूछेगा कि पूरे दिल्ली सल्तनत में किसके पास अस्थाई सेना थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। उसके बाद इसने क्या शुरू किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली। क्या? बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि आखिर सेना के लिए ड्रेस
यानी ड्रेस कोड यानी यूनिफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद इनके द्वारा और क्या शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा शुरू किया गया था सैनिकों को नगद वेतन। क्या? सैनिकों को नगद वेतन देने का। वो भी नगद वेतन कैसा होता था? 1 साल में होता था, यानी वार्षिक नगद वेतन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दें कि जो इक्ता व्यवस्था थी, क्या? इक्ता व्यवस्था जो शुरू किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म कर दिया। इतनी बात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा इसके दरबार में क्या टैक्स थे, कितने प्रकार के टैक्स थे, आप ध्यान दीजिएगा। पहला था क्या? जजिया। क्या था? जजिया टैक्स। फिर ज़कात, खुम्स, खुराज, जजिया, जकात, खुम्स, खुराज, चेरी और घरी। क्या? चेरी और घरी। इतने प्रकार के टैक्स, 6 प्रकार के टैक्स ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। जजिया बताया गया था ये किस पे लागू होता था? ये गैर मुसलमानों पे, यानी जो मुस्लिम नहीं है उनके ऊपर ये लागू करता। लेकिन ये कैसा टैक्स था? तो ये एक सुरक्षात्मक टैक्स था। कैसा? सुरक्षात्मक टैक्स था। ठीक। उसके बाद जो जकात था, जकात जो है ये केवल लगाया गया था ओनली और ओनली केवल मुस्लिम पर। किस पे? केवल मुस्लिमों पे लगाया गया था जकात टैक्स। ठीक। उसके बाद जो खुम्स था, खुम्स किस पे लगा था? सैनिकों पर। क्या? सैनिकों पर टैक्स लगा था। इसका मतलब क्या हुआ? जो सैनिक लूटपाट करते थे, लूटपाट करके आते थे, जो धन लेके आते थे, उसमें राजा को उसका कुछ हिस्सा देना था, इसी जो कहते थे खुम्स। खुराज क्या था? ये मुस्लिमों को भूमि पर देने वाला टैक्स। जो मुस्लिम जो है अपनी भूमि पर जो टैक्स देते थे उन्हें क्या नाम दिया गया? खुराज। उसके बाद चेरी, चेरी यानी चेरी से याद रखिएगा, चेरी मतलब हो गया घास, यानी जो ग्रास लैंड था। क्या? ग्रास लैंड यानी पशुओं के लिए जो चारागाह थे उस पे भी टैक्स लगाया गया। घरी से हो गया घर, यानी होम टैक्स। क्या? घर पर टैक्स देने की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। इतनी बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद खिलजी ने किसके शुरुआत किया? इसके पास कितने, पूरा कुल मिला के इसके पास कितने नौकर थे? देखिए ये आपका ये भारत का क्या हो गया? मैप हो गया। ठीक। भारत का मैप। ठीक। भारत के मैप के बारे से माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते थे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पास कितने सेनापति थे? टोटल मिला के 4 सेनापति थे। कितने? 4 सेनापति थे। इन्होंने क्या किया? जो उत्तर भारत, ये आपका नॉर्थ हो गया, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। जो उत्तर भारत था इसे जीतने की जिम्मेदारी किसे दिया गया? उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने की जो जिम्मेदारी है ये दिया गया किसको? नुसरत खां और उलूग खां। किसको? नुसरत खां और उलूग खां। किसको? उलूग खां। इन्हें उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद दक्षिण भारत जिम्मेदारी किसको दिया गया? जो दक्षिण भारत था इसकी विजय की जिम्मेदारी दिया गया मलिक काफूर। किसको? मलिक काफूर को दिया गया। ठीक। उसके बाद जो मंगोल, इसका एक सेनापति कौन था? चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां। चंगेज खां को मंगोलों से अटैक, क्या? यानी मंगोलों से, हाँ, जफर खान। देखिए इसका एक सेनापति और क्या था? इसका नाम था जफर खान। क्या? जफर खान। जफर खान किससे मारा गया? मंगोलों से युद्ध करते हुए जफर खान की मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद इसका एक सेनापति कौन था? देखिए 2 सेनापति, नुसरत खां, उलूग खां, जफर खां और मलिक काफूर। उसने किया क्या? देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था ये दिल्ली में शासन कर रहा था। दिल्ली से अटैक किया कहाँ पे? गुजरात का एक जगह है, कहाँ पे? भड़ौच। गुजरात के भड़ौच में अटैक किया। भड़ौच में अटैक करने के बाद यहाँ से विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पे उसको कौन मिला? मलिक काफूर। क्या? मलिक काफूर को यहाँ पर उसका एक दास मिला। मलिक काफूर को इसने किसने खरीदा? 1000 दिनार में। कितना? 1000 दिनार। पूछता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर। ये क्या था? एक हिजड़ा था। क्या? हिजड़ा। हिजड़ा। ठीक। उसके बाद मलिक काफूर को गुजरात विजय करके प्राप्त कर लिया। उसके बाद पूछता है आखिर दक्षिण भारत विजय करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया? तो मलिक काफूर को दिया गया। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि आखिर दक्षिण भारत
ऐसा कौन सा साम्राज्य है, दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, लेकिन उस राज्य के जो राजा थे उनकी विजेता को यानी हार इस तरीके से हारे कि उसकी हार को देखने के बाद वो खुश होकर के उन्हें एक जागीर दी। तो किसको दी? देखो, जो काफूर ने दक्षिण भारत में विजय किया था तो उस समय एक शासनकाल था क्या, चंद्रदेव, रामचंद्रदेव। कौन थे? रामचंद्रदेव। ये किस वंश से संबंधित थे? ये संबंधित थे यादव वंश से। किससे? यादव वंश से संबंधित थे। इन जब मलिक काफूर ने दक्षिण में अटैक किया, रामचंद्र देव यादव वंश से संबंधित थे, तो उस समय इसको जीत लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इससे खुश होकर के क्या इसे दे दिया? जागीर दे दिया। क्या? इसे गुजरात की तरफ एक जागीर दे दिया। उसके बाद दूसरा कौन था? मलिक काफूर ने ही एक दक्षिण भारत का एक होयसल, क्या दक्षिण भारत का जो होयसल वंश है, क्या होयसल वंश की जो राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। क्या? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। पूछेगा कि दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य था जिसे मलिक काफूर ने नहीं जीता, यानी यहाँ पे हार गया, तो एक साम्राज्य ऐसा था द्वार समुद्र जिसे काफूर ने नहीं जीत पाया। फिर पूछेगा आखिर दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो वारंगल, क्या वारंगल के राजा, वारंगल के राजा जो थे प्रताप रुद्रदेव। कौन? प्रताप रुद्रदेव। वारंगल की राजा जो प्रताप रुद्रदेव थे, इसमें वारंगल कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में वारंगल पड़ता है। वहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव ने अपनी हार को स्वीकार कर लिए, पहले ही अटैक से पहले हार को स्वीकार करते हुए खुद को क्या किए? एक सोने, क्या एक सोने की जकड़ी हुई मूर्ति, क्या एक सोने की जकड़ी हुई मूर्ति में खुद को लपेट लिया। लपेटने का मतलब अपने आप को हार स्वीकार कर लिया। वो बोला कि आप इसे ले जा करके अलाउद्दीन खिलजी के पास दे दीजिए ताकि उन्हें ये लगे कि हम हार स्वीकार कर सके। उसके बाद कोहिनूर हीरा, क्या कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा दिया। वो कौन सा राजा था दक्षिण भारत का जो अपने आप की हार को स्वीकार कर लिया? प्रताप रुद्रदेव। उन्होंने अपने प्रताप रुद्रदेव ने स्वयं को एक सोने के जाल यानी बहुत रस्सी में खुद को लपेट करके मलिक काफूर को दिया कि आप जाइए अलाउद्दीन खिलजी को बता दीजिए मैंने हार को स्वीकार कर लिया बिना युद्ध के। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से लर्न कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ और बातें बताई थी। मलिक काफूर के अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है मुबारक शाह खिलजी। क्या? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ये क्या होता है? ये खिलजी वंश का लास्ट, सबसे लास्ट यही होता है सेनापति। वो क्या करता है मुबारक शाह खिलजी? ये तो पहली बात कैसा था? एकदम रसिया आदमी था, यानी नंगा, कभी उघारे होकर के सभा चल रहे हैं वहाँ उघारे पहुँच जाता, हम राजा हैं उघारे होकर पहुँच जाता था। इसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। ये सबसे मतलब इसकी प्रवृत्ति ऐसी थी, आपको क्या बताएं कि नंगा होकर यानी उघारे होकर के कभी कभी बीच बीच में चला आता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया? ये क्या था? इन्होंने खलीफा की पद को स्वीकारा ही नहीं। क्या? खलीफा के पद को स्वीकारा ही नहीं कि यानी हम सबसे बड़ा गुरु तो हम ही हैं। नया धर्म यानी पूछेगा खिलजी वंश में किसने नए धर्म की शुरुआत किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया था। तो इन्होंने खलीफा धर्म को स्वीकारा नहीं। इसकी हत्या किसने कर दिया? खुसरो खान। क्या? खुसरो खान एक था, उसने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। मुबारक शाह खिलजी की क्या कर दिया? हत्या कर दिया खुसरो खान। लेकिन खुसरो खान सोचा कि मैं अब राजा बनूंगा, तो इसकी जो है गाजी, क्या जो गाजी यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था, गाजी, इसका नाम पहले क्या था? गाजी। गाजी खान ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। क्या? जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक ने किसकी हत्या कर दी? खुसरो खान की हत्या कर दी। गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या कर दी और गाजी मलिक ने हत्या करने के बाद यहाँ से ही खिलजी वंश का समापन कर दिया। तो उसके बाद शुरू क्या हो जाता है? तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश की शुरुआत अब यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जा रहा है। गाजी मलिक ये किसका उपनाम है? कभी कभी पूछ लेता है। तो गयासुद्दीन तुगलक। क्या? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या है? गाजी मलिक। अब आपको कहानी समझ में आ रहा है किस तरीके से खिलजी वंश का समापन हुआ। अब किस तरीके से शुरू होगा तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर के 1414 तक चला था। ये तुगलक वंश किस तरीके से अब कहानी में ट्विस्ट लेके आ रहा है। देखिए, अस्थाई सेना किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। नया धर्म किसने शुरुआत किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भूमि की पैमाइश, पूछेगा कि भूमि की पैमाइश सबसे पहले भूमि की नाप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी
खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। इसके समय में कुछ चीज़ें और थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या क्या थी, दीवान कुछ विभाग था, क्या कुछ विभाग था, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, उसके बाद दीवान ए खारिज, ठीक। उसके बाद क्या था, दीवान ए इंसा, क्या दीवान ए इंसा। कुछ विभाग इंपॉर्टेंट थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में, उन विभागों को हम आप लोगों के बीच में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद था एक दीवान ए रियासत, क्या दीवान ए रियासत, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखना है। देखो दीवान ए इंसा था, क्या दीवान ए इंसा, ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था पोस्ट ऑफिस से, किससे, पोस्ट ऑफिस से, ठीक। दीवान ए रियासत संबंधित थी बाजार से, किससे, बाजार प्रणाली से संबंधित थी। दीवान ए खारिज, क्या दीवान ए आरिज इसका नाम था, क्या दीवान ए आरिस, ये किससे संबंधित थी, सैन्य विभाग से, यानी आर्मी वगैरह का जो देख रेख करेगा दीवान ए आरिस के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक था इंपॉर्टेंट दीवान ए वजाहत, क्या दीवान ए वजाहत जो है ये किससे संबंधित था, वजीर, वजीर यानी इस समय जो हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, उसी समय होता था वजीर। इतनी बात अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आखिर 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो लोधी वंश था, क्या लोधी वंश को समाप्त करके बाबर ने क्या किया था, शुरुआत किया था मुगल वंश की, क्या मुगल वंश की संस्था स्थापित की। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं बाबर के बारे में। बाबर जो है इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, इसका जन्म 1483 ईस्वी में फरगना, क्या अफगानिस्तान में एक जगह है फरगना, और वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पिता का क्या नाम था, बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, कौन थे, उमर शेख मिर्ज़ा, ये बाबर के क्या थे, पिता थे, ठीक। उसके बाद इनकी माता क्या थी, निसार तुगलक निसार खां, कौन, तुगलक निसार खां इनकी माता का नाम था। ये किस वंश से थी, चंगेज वंश से। और इनके पिता किस वंश थे, तैमूर वंश से, किससे, तैमूर। उमर शेख मिर्ज़ा किस वंश से थे, तैमूर वंश थे। और इनकी माता जो है तुगलक निसार खां, कौन, तुगलक निसार खां, ये जो संबंधित थी इनकी माता, वो संबंधित थी चंगेज खां वंश से, किससे, चंगेज खां वंश से, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आखिर बाबर गद्दी पर बैठा कब। देखिए मुगल वंश की संस्थापक गद्दी पर 1526 से, क्या इसी के 11 साल बाद, यानी 11 साल आप इसमें जोड़ेंगे 1494 आएगा, यानी 1494 में ये गद्दी पे बैठा। उसमें महज कितना वर्ष का था, 11 साल का बाबर था। बाबर 11 साल की उम्र में ही 1494 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। कब, 1494 में बाबर जो है गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब मुगल वंश आखिर कब से कब तक चला था, 1526 से लेकर के 1530 तक मुगल वंश चला था, ठीक। उसके बाद बाबर के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता देते हैं। देखिए पानीपत के युद्ध के बारे में सबसे पहले पूछेगा, बाबर का भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया गया था, 1519 में। कब किया गया था, 1519 में, बाजौर अभियान। कौन सा अभियान, बाजौर अभियान। इसमें बाजौर है कहाँ पे लोकेशन, तो बाजौर की लोकेशन तो है पाकिस्तान में। बाजौर अभियान में 1519 में जो बाबर ने था वो अटैक किया था। उसमें हुआ क्या था, जो भेड़ा का किला था, क्या भेड़ा का किला, भेड़े के किले को जो है बाबर जो है तोड़ नहीं पाया था। तो उसने क्या किया था, इस पे तोपों के द्वारा बमबारी करवाया था। यानी सबसे पहले तोपों या बंदूकों का प्रयोग
किस युद्ध में किया गया था? तो आप लोग बताएंगे 1519 में जो बाजौर अभियान था उसमें बाबर के द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया। उसके बाद इसी के जस्ट बाद ही पानीपत का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ। आपसे पूछता है कि आखिर पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। कब? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब होता है? 23 अप्रैल को। कब? हाँ, 23 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब? 23 अप्रैल को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। देखिए, मैं आपसे बताया क्या? आपसे बताया कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये किसके किसके बीच में शुरू हुआ? देखो, हाँ, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर वर्सेस, इसमें कई लोग थे। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी था, राणा सांगा थे, ठीक है। उसके बाद चंदे शासको भी थे। मतलब पानीपत के युद्ध में बाबर क्या हुआ? पूरी तरीके से विजयी हो गया। क्या हुआ? बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया। किसको? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने अटैक किया, इब्राहिम लोदी को हटा दिया, यानी इब्राहिम लोदी इस समय यहाँ पे क्या हो गई? हार हो गई। इसका मतलब बाबर जो है इसी युद्ध के बाद से बोला कि मैं भारत में रहना चाहता हूँ। यानी भारत में रहने का विचार, जब पेपर में पूछेगा कि भारत में रहने का विचार बाबर किस युद्ध में दिया, तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने ये बताया कि मैं भारत में रहना चाहता हूँ। उसके बाद हुआ क्या? पानीपत के जस्ट बाद आया क्या? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध आया? खानवा का युद्ध। ये कब हुआ? 1527 में। ये किसके किसके बीच में हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। किसके बीच में हुआ? राणा सांगा। इसमें क्या हुआ? राणा सांगा भी हार गए। उसके बाद खानवा के युद्ध में बाबर ने यह बताया कि अब मैं क्या हो गया इसमें, अब बोला कि मैं अब भारत में रहूंगा। पूछेगा कि भारत में रहने का विचार किस में आया? पानीपत के प्रथम युद्ध में आया। लेकिन भारत में रहेगा यानी पूर्ण रूप से अब निवास करेगा, तो बाबर किस में कहा था? खानवा के युद्ध में बोला था। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का। जिहाद, जिहाद यानी धर्म से संबंधित है जिहाद। इसका नारा किस में दिया गया था? खानवा के युद्ध में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें सैनिकों पे लगने वाला जो कर था ज़कात, क्या? ज़कात नामक जो कर था सैनिकों पे लगता था, उस कर को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या किया? उस कर को समाप्त कर दिया। जिहाद के नारे के साथ तमगा, क्या? ज़कात तो मैंने आपको बताया मुस्लिमों पर लगता था। एक तमगा, क्या? तमगा नामक कर जो था सैनिकों पे लगता था। ये किस पे लगता था? सैनिक पे लगता था। इसको क्या किया इसने? यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है, ठीक। हाँ, उसके बाद इसी में क्या हुआ? यहाँ पर जो चूंकि बाबर ने किसको? राणा सांगा को हरा दिया। हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की। जब पूछेगा कि गाजी की उपाधि कब धारण की, तो खानवा के युद्ध के विजित के बाद। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? तो कलंदर की उपाधि। किसकी उपाधि धारण की? कलंदर। कहता नहीं दमादम मस्त कलंदर। कलंदर मतलब क्या होता था? इसने जब जीता तो एक बनवाया क्या? चांदी की सिक्का बनवाया। चांदी के सिक्कों को क्या किया? चांदी के सिक्कों का पूरा काबुल में जितने लोग थे सबको बंटवा दिया। उसी के बंटवाने के उपलक्ष्य में अपने आप को क्या बोला? कलंदर। कलंदर की उपाधि क्यों धारण किया? क्योंकि इसने जो चांदी का सिक्का था ये काबुल में सभी लोगों को बंटवा दिया था, ठीक है। खुशी की वजह से ये कलंदर की उपाधि धारण किया। उसके बाद आता है 1526। देखो एक ट्रिक है, पानी पिया फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद चल दिया, चल देने के बाद कहाँ पहुँचा? घर पहुँचा, फिर क्या हो गया? ये मर गया। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। खानवा यानी खाना खाने का मतलब हो गया खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। उसके बाद चंद यानी चंदेरी का युद्ध, क्या? चंदेरी का जो युद्ध था ये 1528 में हुआ। घर मतलब घाघरा का युद्ध। किसका? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529। उसके बाद मर गया, यानी जब बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 को बाबर की डेथ हो जाती है, ठीक।
देखिए खानवा का युद्ध मैंने बताया किसके बीच में हुआ, राणा सांगा के बीच में हुआ। पानीपत का किसके बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ, मेदिनी राय के बीच में। किसके बीच में हुआ, मेदिनी राय के बीच में हुआ। ये चंदेरी नामक जगह है कहाँ पे, ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश के लोकेशन में। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के लोकेशन में। आपका पानीपत कहाँ पड़ता है, तो पानीपत आप लोग पूछ लेगा पेपर में, कहीं बता दीजिएगा, हरियाणा। क्या, हरियाणा। मैंने आपको बताया था प्लासी का युद्ध में 1757 में जो हुआ था, वो प्लासी नामक मैदान कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। ठीक, उसके बाद पूछता है घाघरा। घाघरा में क्या हुआ था, अफगान के शासक थे। कौन शासक थे, अफगान शासक। और इन्हीं के साथ साथ कुछ बिहार के भी शासक थे, बिहार के शासक, बिहार के संयुक्त शासक थे। इनका जो है देखो हाँ, इनका जो नेतृत्व कौन कर रहा था, इन शासकों का नेतृत्व जो कर रहा था महमूद लोदी। कौन कर रहा था, महमूद लोदी। यानी संयुक्त रूप से महमूद लोदी जो है घाघरा का युद्ध में इन लोगों का साथ दे रहा था। ठीक है, उसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। ठीक, इतनी बातें बाबर के बारे में आपसे पूछता है। लेकिन बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि तुजुक ए बाबरी। क्या, तुजुक ए बाबरी, ये बाबर के द्वारा, ये किसके द्वारा लिखा गया, बाबर के द्वारा, खुद लिखा गया बाबर के द्वारा। ये है क्या, बाबर की क्या है, आत्मकथा। पूछता है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में। क्या, तुर्की भाषा में। उसके बाद आता है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या, अब्दुल रहीम खान खाना। ये किसके शासनकाल में रहता था, ये तो रहता था अकबर के शासनकाल में। इसने क्या किया, इसी का फारसी में अनुवाद कर दिया, बाबरनामा। क्या, बाबरनामा का जो तुजुक ए बाबरी था उसका फारसी में अनुवाद करके उसका नाम रखा बाबरनामा। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। किस भाषा में, फारसी भाषा में लिखा गया। तो किस वंश का समापन किया, लोधी वंश के बाद आया हमारा गुलाम वंश आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम संसद के सत्र के बारे में। संसद के कितने सत्र होते हैं, यानी पूछ रहा है कि आखिर जो संसद है यानी पार्लियामेंट है उसके कितने सत्र होते हैं। तो आपको बता दें 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, शीतकालीन और मानसून सत्र। यानी उपयुक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन मेरा सही है। क्या, चौथा ऑप्शन सही है। जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से स्टार्ट होता है, मई तक चलता है। कब, फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। मानसून सत्र जो चलता है जुलाई, क्या, जुलाई से लेकर के चलता है अगस्त तक चलता है। कब, अगस्त। शीतकालीन जो सत्र चलता है वो चलता है नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। कब चलता है, नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है हमारा शीतकालीन सत्र। उसके बाद आपको बताते हैं जो सबसे बड़ा सत्र होता है यही होता है, क्योंकि देखिए जनवरी फरवरी यानी कितने महीने का, कम से कम 4 महीने के अंतराल तक चलता है। सबसे छोटा सत्र कौन सा है हमारा, नवंबर से दिसंबर यानी मानसून सत्र जो है, शीतकालीन सत्र क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए नवंबर से दिसंबर शीतकालीन सत्र सबसे छोटा सत्र होता है। आपको बताते हैं कुछ सत्र के बारे में। देखिए पूछेगा पेपर में 2 सत्रों के बीच में, क्या, 2 सत्रों के जो बीच में होता है मैक्सिमम कितना अंतर होता है, तो 6 मंथ्स का, कितने, 6 महीने का अंतर होता है। ठीक, उसके बाद सत्र को बुलाना, यानी जब पूछेगा पेपर में कि सत्र को बुलाने का काम कौन करता है या सत्र को आहूत करना, आहूत करना या बुलाना दोनों एक ही बात है। ये किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सत्र को बुलाना, उसके बाद पूछता है आखिर सत्रावसान, सत्रावसान यानी सत्र को रोकना, सत्र का अवसान करना यानी सत्र को रोकने का काम, ये भी किसका है, स्थगन करने का काम ये भी हमारा किसका है, प्रेसिडेंट महोदय का है। ठीक, सत्र तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इतनी बात आपको याद कर लेना है। ठीक, फिर पूछता है आखिर मैंने आपको बताया था ज्वाइंट सेशन बताया था, आर्टिकल नंबर 108 में मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन। क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्या, अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, कौन, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसके द्वारा अध्यक्षता
किया जाता है। पूछेगा कि संयुक्त जो अधिवेशन है बुलाता कौन है, यानी बुलाता कौन है, तो ये बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट महोदय। कौन? प्रेसिडेंट महोदय बुलाते हैं। अब तक संयुक्त जो अधिवेशन है किन किन विधेयकों पे हो चुका है? एक दहेज, क्या दहेज प्रथा अधिनियम पे संयुक्त अधिवेशन हुआ था। उसके बाद एक आया था बैंकिंग अधिनियम, क्या बैंकिंग एक्ट आया था, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन हुआ था। क्या संयुक्त अधिवेशन हुआ था। इतनी बातें आपको याद रखना है। एक आतंकवाद निवारण, क्या आतंकवाद निवारण पे भी हमारा क्या हुआ था? संयुक्त अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यानी 3 बार हमारा क्या हुआ था? संयुक्त अधिवेशन हुआ था। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, आपको एक इंपॉर्टेंट देखो, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, यानी आर्टिकल नंबर 87 में क्या बताया गया है? 85 में, कितना? आर्टिकल नंबर हमारा 85 में बताया गया है राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, यानी जो संयुक्त अधिवेशन के दौरान राष्ट्रपति भाषण देते हैं सत्र को संचालन करते समय, तो ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 87 में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 87 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 85 में बताया गया है कि जो 6 माह का गैप होता है, 85 में क्या बताया गया है? जो संसद के 2 सत्र होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम जो गैप होगा 6 मंथ्स का होगा। कितने? 6 महीने का होगा। मैंने आपको कल संसद के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई थी। क्या बताया था? कि संसद के बारे में मैंने बताया संसद के कितने अंग होते थे? 3 अंग होते हैं। कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन? सबसे पहले आते थे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद आते थे कौन? लोकसभा, फिर क्या? राज्यसभा। इसको मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था, सरला। स मेरा हो गया संसद, संसद का जिक्र किसमें किया गया? आर्टिकल नंबर 79। र से मेरा हो गया राज्यसभा, इसका जिक्र किसमें किया गया? 80। ल से हो गया लोकसभा, इसमें किसका जिक्र किया गया? 81 में इसका जिक्र किया गया। सरला। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपको बताया था। देखिए, लोकसभा क्या होती है? ये विघटित हो सकती है। क्या हो सकती है? विघटन इसका हो सकता है। लेकिन जो राज्यसभा है ये एक अस्थाई सभा है। क्या? अस्थाई सभा है। ये कभी क्या होती है? विघटित नहीं होती। क्या? विघटित। जब पूछेगा पेपर में ऐसा कौन सा सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है, तो राज्यसभा। जो राज्यसभा है इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। लेकिन जो लोकसभा होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। ठीक, उसके बाद हर 2 साल पे, कितना? हर 2 साल पे जो राज्यसभा के 1/3 लोग हैं वो हमेशा हर 2 साल पे 1/3 या 2/3, शायद ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसके 1/3 या 2/3 सदस्य हर 2 साल पे क्या होते हैं? रिटायरमेंट हो जाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखिए, आपको पता होगा कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। कौन सी? 12वीं राष्ट्रपति थी। जो 11वें थे हमारे कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। इन दोनों लोगों के बीच में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 2002 से लेकर के 7 तक इनका शासनकाल था और 7 से लेकर के 12 तक इनका शासनकाल था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं एकमात्र महिला, क्या? भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। हाँ, प्रेसिडेंट कौन थी? तो एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसमें एक महिला राष्ट्रपति हमारी कौन होगी? द्रौपदी मुर्मू जी आ गई। आपको पता होगा 2nd नंबर की है। APJ अब्दुल कलाम। क्या? APJ अब्दुल कलाम कौन थे? ये हमारे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक। इनके समय में ही भारत ने अपना क्या किया? परमाणु परीक्षण, यानी परमाणु परीक्षण को किसके समय में शुरुआत किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय में शुरुआत किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ गए थे? पोखरण में किए थे। आपको पता होगा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, उसके बाद दूसरा किए थे 1998 में ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने आइए राष्ट्रपति के बारे में आपको हम बताते हैं अच्छी तरीके से। एक हमारा ट्रिक है, क्या? राजू की राधा, कितना? राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायणम की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की
क्या प्रतिभा निकली प्रणव की, दिख रहा होगा आपको विजिबिलिटी, प्रणव की। उसके बाद आते हैं हमारे कौन, कोविंद जी आते हैं, कौन से, रामनाथ कोविंद जी आते हैं। फिर आती हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। ये दो आपके नए हैं, ठीक। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए राजू से हो गया क्या, राजेंद्र प्रसाद, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। आखिर ये कब से कब थे आप, 1950 से लेकर के 1962 तक। इन्हीं को ही 1962 में क्या मिला, भारत रत्न। कब मिला, 1962 में भारत रत्न मिला। भारत के पहले क्या थे, ये आपके पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सर्वाधिक कार्यकाल जब पूछेगा राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, तो सर्वाधिक जो टेन्योर था यानी कार्यकाल था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, ठीक। उसके बाद अगला मेरा आता है राजू की राधा। दूसरा कौन आते हैं, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। ये भारत के पहले पूछेगा भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन थे, तो राधा कृष्णन थे, ठीक है। राधा कृष्णन को 1954 में क्या 1954 में भारत रत्न मिला, क्या भारत रत्न की प्राप्ति हुई। इतनी बातें आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए जाकिर से हुआ क्या, जाकिर हुसैन, क्या हुआ, जाकिर हुसैन। पूछेगा कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। पूछेगा कि आखिर पद पे रहते हुए क्या, पद पे रहते हुए मृत्यु होने वाली पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो जाकिर हुसैन थे। इनकी मृत्यु के पश्चात जो वीवी गिरी थे, क्या वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किसके रूप में, कार्यवाहक, पी फॉर प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वीवी गिरी थे। जब इसके बाद चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उस समय वीवी गिरी जी ने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन में खड़ा हो गया। इलेक्शन में खड़े होने के पश्चात इन्हें क्या किया गया, इस पद खाली हो गया। उसके बाद आते हैं हिदायतुल्लाह, क्या एम हिदायतुल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है एम हिदायतुल्लाह। ये पूछता है कि आखिर भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ यानी ये प्रेसिडेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। ऐसे कौन से भारत के प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे, वो है एम हिदायतुल्लाह। उसके बाद आता है गिरी, यानी गिरी से होगा वी गिरी, क्या गिरी से हो गया वी गिरी। ये क्या थे, भारत के पहले कार्यवाहक क्या थे, राष्ट्रपति थे। इतनी बातें आपको याद रखना है। फखरुद्दीन से हो गया फखरुद्दीन रेड्डी, क्या फखरुद्दीन रेड्डी, ठीक है। उसके बाद आता है कि जेल से हो गया ज्ञानी जैल सिंह, क्या ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। पूछेगा कि पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह के समय में ही क्या आया था, एक आया था वीटो, यानी पॉकेट वीटो का सबसे पहले प्रयोग किसके समय किया गया, तो वीटो का सबसे पहले प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के शासनकाल में किया गया था। उसके बाद आता है हमारा अगला क्या, रमाशंकर, क्या रमाशंकर। देखिए रेड्डी से होगा आपका, ये रेड्डी वाला छूट गया, नीलम संजीव रेड्डी, क्या नीलम संजीव रेड्डी। पूछेगा कि भारत के शासनकाल में जो प्रेसिडेंट बने थे वो ये क्या हुए थे, एक तरफा जीते थे, क्या एक तरफा चुनाव जीत गए थे। उसके अब सबसे नवयुवक कौन थे, जो जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे नवयुवक थे नीलम संजीव रेड्डी। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। फिर हमारा आता है रमाशंकर, क्या रमा और शंकर। देखिए रमा से क्या हो जाएगा, के आर नारायण, क्या के आर नारायण, हाँ देखो रमाशंकर, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में जो बताया है, देखो रमा से हो गया मेरा क्या, आर वेंकट रमण। देखो रमण से हो गया क्या, आर वेंकट रमण। देखो रमा से हो गया आर वेंकट रमण। शंकर से हो गया शंकर दयाल शर्मा, कौन, शंकर दयाल
शर्मा। ये तो हो गया शंकर से। इतनी बातें आप यहाँ से नोट डाउन कर लिए होंगे आशा करता हूँ। देखिए उसके बाद आगे हम आते हैं, क्या है मेरा नारायणम। नारायण मतलब होता है के आर नारायण। क्या? के आर नारायण। जब पूछेगा भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, कौन राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायण। उसके बाद कलम यानी एपीजे अब्दुल कलाम आ गए। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा थे, मैंने आपको बताया क्या, प्रतिभा देवी पाटिल। ये आपकी 12वें नंबर की राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। निकली से आपको यहाँ पे छोड़ देना है, प्रणव से प्रणव मुखर्जी। कौन? प्रणव मुखर्जी। उसके बाद आपके आते हैं कौन? रामनाथ कोविंद जी। कौन? रामनाथ कोविंद जी, जो कि हाल में ही अपना पद इनका टेन्योर खत्म हो गया। फिर अब आती हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये कौन सी नंबर की है? ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की राष्ट्रपति। इनका आखिर निवास कहाँ पे, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ पे? मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। पूछेगा कि इसके पहले ये कहाँ की राज्यपाल थी, तो ये कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड। जेएच यानी झारखंड की क्या थी? राज्यपाल थी। इतनी बातें आपको याद रखना है। पूछेगा कि आखिर इन्होंने किसको हराया, तो द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत क्या? यशवंत सिन्हा के बीच में हुआ था, जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे। ये क्या हुए? चुनाव को हार गए। इतनी बातें मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिया। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन, नीलम संजीव रेड्डी, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, तो आपका यहाँ पे के आर नारायणम, शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू। यानी रामनाथ कोविंद किस पे थे? 14वें नंबर पे थे। प्रणब मुखर्जी हमारी किस पे थी? 13वें नंबर पे। प्रतिभा देवी पाटिल 12 पे। एपीजे अब्दुल कलाम आपको याद रखना है 11वें नंबर पे थे। इतना बहुत इंपॉर्टेंट थे। फखरुद्दीन रेड्डी, ये भी पद पे रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी। पद पे रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन आए? बीडी जत्ती। क्या? बीडी जत्ती। इनके स्थान पे कौन आए? बीडी जत्ती। हमारा क्वेश्चन कौन सा था? 12वें राष्ट्रपति, यानी 12वें राष्ट्रपति तो ये हो गए, 11वें हमारे हो गए एपीजे अब्दुल कलाम। ये एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्या? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? महाद्वीप। कॉन्ट्रास्ट का महाद्वीप किसे बोलते हैं? तो हम बोलते हैं किसको? एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ठीक, आइए आपको बताते हैं एशिया के बारे में हम कुछ चीज़ें। देखिए एशिया के बारे में आपको हम बताए थे कि आखिर एशिया जो है ये सबसे बड़ा, क्या? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। पूछेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, उसके बाद पूछेगा गोल्डन ट्रायंगल। क्या पूछते हैं? गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आपके आते हैं लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। लाओस, म्यांमार और थाईलैंड ये आते हैं किसमें? गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत। थाईलैंड में क्या होता है? सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो थाईलैंड में होता है। ठीक, मैंने क्या बताया था? म्यांमार और भारत के बीच में सीमा कौन सी पर्वत बनाता है? तो अराकायुमा। क्या? अराकायुमा जो पर्वत है ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। मैंने आपको बताया था कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को बताया था, क्या बताया था? प्यासी भूमि। प्यासी भूमि के साथ बताया था लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस। उसके बाद बताया था इसमें ग्रेट बैक्टीरिया रीफ है। ग्रेट बैक्टीरिया रीफ के साथ साथ मैंने बताया था आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। अफ्रीका को मैंने बताया था अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप देखो, अफ्रीका का मैंने क्या बताया था? अंध महाद्वीप ऐसा महाद्वीप जहाँ पे तीनों रेखाएं देती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका को क्या बोलते हैं? मानव सभ्यता का पालना बोलते हैं। क्या? मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं। जब लेकिन पूछेगा सभ्यता का पालना, क्या पूछेगा? सभ्यता का पालना किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को बोलते हैं। ठीक, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है, क्या बताया था? सबसे लंबी जो नदी है कौन सी है? यांगटी सी क्यांग। क्या? यांगटी सी
क्यांगजू नदी है ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है। एशिया की सबसे बड़ी झील यानी पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर झील। कौन सी? कैस्पियन सागर जो झील है विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है एशिया महाद्वीप में, रूस के साइबेरिया वाले प्रांत में इसकी लोकेशन है। चीन, उसके बाद आता है इसमें कौन कौन सा कॉन्टिनेंट आता है। देखिए मैप के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका पूरा एशिया है मैप में, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका कौन सा भाग दिख रहा होगा? ये आपका ये दिख रहा होगा पूरा भारत। क्या? भारत का नक्शा आपको पूरा दिख रहा होगा, ये बना हुआ, ठीक है। भारत के उसके बाद आपका ये भाग दिख रहा होगा चीन। क्या दिख रहा है? आपका चाइना वाला पार्ट है। पूछे ये क्या है? चीन। भारत का पूछेगा विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो इस समय कहाँ पे है? भारत में है। कहाँ पे? भारत में। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन पहुँच गया है? चाइना। यानी हम लोग जनसंख्या वृद्धि के मामले में एक नंबर में है। हम लोग कहीं वृद्धि करें या ना करें लेकिन जनसंख्या में अवश्य वृद्धि करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है? भारतवासी हैं, ठीक। पूछेगा कि आखिर जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्या क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना, ठीक। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल किस देश का है? तो मालदीव। क्या है? मालदीव। आप सोचेंगे रूस क्यों नहीं है? क्योंकि रसिया तो इतना बड़ा है। क्योंकि रसिया का जो यहाँ पे राजधानी है, यहाँ पे इसकी रसिया की राजधानी मॉस्को जो है ये आता है आपका किस में? यूरोप में। क्योंकि राजधानी किसी देश की क्या होती है? मेन रोग राजधानी में होता है। क्यों? वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जितने सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं सब यहीं रहते हैं। इसी के लिए रसिया को छोड़ करके हम आते हैं किसमें? चाइना को मानते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के माने में, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर के बताया था इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार। अटलांटिक के बारे में बताया, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? यस आकार की। कैसी? यस आकार की। मैंने आपको बताया हिंद महासागर के बारे में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध महासागर। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या? आर्कटिक महासागर के बारे में बताया था। जो मेरा आर्कटिक महासागर है ये कैसा है? ये छिपा हुआ महासागर यानी हिडन महासागर है। इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर पूछेगा कि आखिर एशिया, क्या एशिया को नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया जो है नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है। कैसे? देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरी ये बेरिंग जल संधि। क्या? बेरिंग जल संधि यहाँ पे है। आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ अमेरिका है। मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे मान लीजिए इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर एशिया है, तो जो जल संधि है ये बेरिंग जल संधि, ये इसको दोनों को अलग करता है। यानी आपका इधर एशिया वाला पार्ट हो गया, इधर हमारा हो गया क्या? नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अयनांत में, क्या अयनांत में विषुव के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये चीज आप एग्जाम में विशेष ध्यान देंगे। क्या? विशेष ध्यान देंगे। देखिए 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर ये सही होता है, 21 जून कर्क रेखा ये भी सही है, 22 दिसंबर मकर रेखा ये भी सही। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन मेरा क्या है? गलत है। 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? हमारा दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होने की वजह यह होती है सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर आ जाता है। उसके बाद 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। पूछेगा कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन, ठीक। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? जो एस्किमो जनजाति है ये शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। हार्पून कैसे होता है? आप एक तलवार मॉडल समझ लीजिए। क्या? एक तलवार मॉडल होता है। ये तलवार तो बन नहीं रहा है लेकिन तलवार मॉडल हार्पून होता है, उसी की जो घोंप करके हम लोग क्या करते हैं? शिकार करते थे, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? किसकी? स्थलीय सीमा की आखिर लंबाई कितनी है? देखिए हाँ, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये तो स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। पूछेगा आखिर तटीय सीमा, क्या मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? जब पेपर में पूछेगा क्या मुख्य भूमि,
तो आप मारेंगे 6100 किलोमीटर। जब पूछेगा द्वीपों सहित, किसकी, द्वीप सहित लंबाई, तटीय लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 7516.6 किलोमीटर। कैसे, देखिए मैप आपको दिख रहा होगा, इंडिया का मैप है, इसमें क्या है, ये तो जब मैंने आपको बताया तटीय सीमा कितना है मेरा, 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब हम इसमें द्वीप ले लेंगे, यानी लक्षद्वीप को ऐड कर लेंगे, उसके बाद अंडमान निकोबार इसकी भी लैंड ऐड कर लेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ये तो द्वीपों सहित पूरी लंबाई हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 2933 किलोमीटर। देखो आपको ये इंडिया का मैप विजिबल हो रहा होगा, देखिए ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। आपको पता है सबसे पूर्वी दिन कौन सा है, गौर माता। क्या है सबसे पूर्वी दिन, क्या है, गौर माता या गुहार मोती इसी को बोलते हैं। ये कहाँ पे है, गुजरात में। ये क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। किबिथु, क्या, किबिथु क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इंदिरा कौल, क्या, एक है इंदिरा कौल, ये कहाँ पड़ता है, इस समय इसकी लोकेशन पड़ती है लद्दाख में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल हो गया। मुख्य भूमि का क्या पूछेगा कि मुख्य भूमि की, ये क्या हो गया, तमिलनाडु। क्या, केप केमोरिन, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, केप केमोरी। जब पूछेगा भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु आपका क्या हो गया, ग्रेट निकोबार में है। किसमें, ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। 6 डिग्री, क्या, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, 6 डिग्री 4 में उत्तरी अक्षांश। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इतनी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। आपके पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। क्या, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम लंबाई है, और 3214 किलोमीटर जो लंबाई है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ये लंबाई है, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आखिर कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ चूँकि एग्जामिनेशन में इस समय ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विलायत खान का संबंध सितार से है, सही है। अल्लाह रखा खान तबला से है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, ये भी सही है। अमजद अली खान जो है किससे हैं, सरोद से संबंधित है। किससे, सरोद से संबंधित है। इसका मतलब मेरा यही ऑप्शन गलत हो गया। देखिए मैंने आपको सितार के बारे में बताया था, क्या, रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से है, ठीक है। तबला से अल्लाह रखा का जाकिर हुसैन तबला वादक है, ठीक है। जाकिर हुसैन तो संबंधित है किससे, शहनाई से संबंधित है। आप लोग वैसे बता भी नहीं रहे हैं। देखा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है। क्या, शक्ति स्थल आखिर स्थित कहाँ पे है। देखिए आपको बता दें कि इसकी अवस्थिति तो लंदन में है। शक्ति स्थल चूंकि इंद्र के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, इसका मतलब ये किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी। किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी से संबंधित है, ठीक। उसके बाद पूछता है पेपर में, क्या, राजघाट। पेपर में देगा राजघाट किससे संबंधित है, तो राज पूरा भारत में कौन एक समय किया था, महात्मा गांधी जी। कौन किए थे, महात्मा गांधी जी। यानी महात्मा गांधी का स्थल का क्या नाम है, राजघाट। ये भी कहाँ अवस्थित है, हमारा दिल्ली में अवस्थित है। पूछेगा कि शांतिवन, क्या, शांतिवन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जवाहरलाल नेहरू। क्या, जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्या होगा, जब किसी को आप हर लेंगे, हर मतलब उठा के लेके चले जाएंगे तो बहुत शांति रूप से बैठा रहेगा, हे भगवान हमके अब छोड़ दें, तो इसी के लिए होगा मेरा क्या, शांतिवन। उसके बाद पूछतेगा क्या, अभय घाट। क्या पूछता है, अभय घाट किससे संबंधित है। अभय घाट किससे बताया था मैंने, मोरारजी देसाई। क्या, मोरारजी देसाई। देखिए जब बादल छाए रहते हैं उस समय जो मोर होता है बहुत डरा हुआ होता है, यानी भय की स्थिति में होता है। तो याद कीजिए मोर से क्या हो गया, अभय हो गया, यानी मोरारजी देसाई मेरा अभय घाट हो गया। पूछता है कि चैत्रा भूमि कौन सी, चैत्रा भूमि का संबंध किससे है, तो जो चैत्रा भूमि है ये अंबेडकर से संबंधित है। क्या, अंबेडकर से संबंधित है। कैसे, हम लोग अंबेडकर जी की चित्र जो है अपने कमरे में लगाते हैं, बड़े बड़े लाइब्रेरियों में लगाया जाता है, प्रयोगशालाओं में लगाया जाता है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है क्या, उदय भूमि। क्या, उदय भूमि किससे संबंधित है, के.आर. नारायण से। उसके बाद पूछता है आखिर
वीर घाट, क्या वीर घाट किससे संबंधित है? तो राजीव घाटी, क्या राजीव गांधी से संबंधित है, क्या राजीव गांधी से संबंधित कौन सा है? वीर घाट, क्या वीर घाट किससे संबंधित है? राजीव गांधी से संबंधित है। और पूछता है आपसे क्या स्मृति, क्या राष्ट्रीय स्मृति घाट ये किससे संबंधित है? तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, कौन? वाजपेयी जी, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो स्थल है उन्हें बोलते हैं राष्ट्रीय स्मृति घाट, अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गुलजारी लाल नंदा, इनकी घाट का नाम क्या है? नारायण घाट, क्या नारायण कौन बोलता था? जब बोलेगा कि नारायण घाट किससे संबंधित है? गुलजारी लाल नंदा से। कैसे? नारायण कौन कहते थे? नंद जी कहते थे नारायण, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आखिर किसको कौन बदलता है? डायनमो किसको किस में चेंज करता है? देखिए डायनमो क्या करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? जनरेटर। जोन शादी ब्याह में जनरेटर गांव भाषा में बोला थे, वही है डायनमो। तो डायनमो क्या करता है? जनरेटर बिजली पैदा करता है, उसी का जला ट्यूबलाइट, उसी को बोलते हैं ट्यूबलाइट, ठीक है। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। कौन बदलता है? जनरेटर यानी डायनमो, ठीक। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर आप लोग देखे होंगे, लाइन आती है तो मोटर चलता है, मोटर चलेगा तो उससे कार्य किया जाएगा, कार्य यानी मैकेनिकल वर्क करेंगे, उसी को बोलते हैं मोटर। देखो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या तो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, इसको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ट्रांसफार्मर। क्या ट्रांसफार्मर का जो काम होता है ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद आता है, आप एक रेक्टिफायर सुने होंगे, क्या रेक्टिफायर। पेपर में पूछता है आखिर रेक्टिफायर का काम क्या होता है? तो रेक्टिफायर जो होता है ये हमारा एसी करंट, क्या एसी करंट को डीसी में बदलता है। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट में, यानी अल्टरनेटिंग करंट को प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, किसमें? प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसे किसे बदलती है? दिष्ट धारा में। देखिए करंट मतलब तो धारा होती है, एसी मतलब अल्टरनेटिव होता है, यानी एसी को डीसी में बदलने का काम किसका हो गया? तो प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में बदलने का काम हमारा हो गया रेक्टिफायर, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भौतिकी में कौन सा नियम है जो ये बताता है कि समान ताप और दाब पे सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आप लोग अणु से पता होगा एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो ने यह कहा कि समान ताप और दाब पर एक मोल गैस में अणुओं की संख्या 0.623 × 10⁻23 अणु, यानी एक मोल में कितने अणु होंगे? इतने अणु होंगे। ये तो बताए थे हमारे कौन? एवोगाद्रो साहब ने कहा था। ओम का नियम आपको पता ही होगा, होता है V = IR, यानी जब देखेंगे वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज V फॉर वोल्टेज, I फॉर धारा, यानी वोल्टेज किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम ये कहता है। बायल का नियम क्या था? ताप, यानी स्थिर ताप। इसमें क्या होता है? ताप क्या होता है? स्थिर, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस का जो दाब होता है, क्या दाब होता है, वो आयतन के क्या होता है? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, 1/, आयतन, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/V। ये किसका नियम हो गया? बायल का नियम हो गया। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है स्थिर दाब पे, इसमें क्या स्थिर होगा? दाब स्थिर होगा। स्थिर दाब पे, दाब यानी P फॉर प्रेशर यानी दाब। स्थिर दाब पे क्या होता है? गैस का जो आयतन होता है वो ताप के समानुपाती होता है। आयतन किसके समानुपाती होता है? ताप के, यानी V1/T1 = V2/T2, यानी V1T2 = V2T1। ये किससे संबंधित है? चार्ल्स के नियम से संबंधित है। इसको आप लोग बना सकते हैं कि Pb बराबर क्या हो जाएगा मेरा? कांस्टेंट यानी C, यानी V1 = P2V2। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है एवोगाद्रो के नियम से संबंधित है। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? देखिए मानव के कान के भाग के बारे में बताते हैं आपको। तो जो उर्वस्ती है इसको बोलते हैं उरु। उरु यानी क्या होती है? जांग की हड्डी। जांग की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। देखिए
आपको एक मैप के माध्यम से हम बताते हैं। देखिए, कान की हड्डियों के बारे में एक ट्रिक है मिस, MIS। मिस से हो गया क्या? माइलस। आई से हमारा हो गया क्या? इनकस। यस से क्या हुआ? स्टेपीज। कान की सबसे छोटी जो हड्डी होती है, कौन? कान की जो सबसे छोटी हड्डी होगी वो कौन सी होगी? स्टेपीज। और पूछी जाए कि सबसे छोटी मांसपेशी, क्या सबसे जो छोटी कौन है मांसपेशी जो है, कौन सी है? स्टेपीडियस। कौन सी है? स्टेपीडियस जो है ये सबसे छोटी क्या है? मांसपेशी। पूछता है कि आखिर हमारे कान पे ध्वनि का असर कितने समय तक रहता है, तो आप लोग बता दीजिए कि ध्वनि का असर 1/10 सेकंड तक। यानी आप किसी चीज़ को सुनेंगे तो 1/10 सेकंड तक आपके कान पे उसका असर रहेगा। इतनी बातें आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेने का। कान के बारे में बताता है, कान का आपका ये जो दिखता है ये बाहर वाला भाग क्या है? कर्ण, पिन्ना। क्या? बाहर वाले भाग को बोलते हैं पिन्ना। ये क्या है? हमारा अवशेषी अंग है। अवशेषी मतलब ये बाहर ऐसे फालतू का बेकार में पड़ा है, लेकिन ये क्या करता है? हमें सुनने में सहायता करता है, सहायक अंग है। कैसे? ये सेंसिटिव अगर कैसे हुआ? ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? उपास्थि। कार्टिलेज के बने हुए चीज़ में हड्डियाँ तो बहुत मुलायम हड्डियाँ पाई थी। देखिए इसमें पता नहीं दब रहा है ना, इसका मतलब किससे बना हुआ है? बाहरी क्या बना है? पिन्ना से बना हुआ है। पिन्ना जो है किससे बना हुआ है? कार्टिलेज यानी उपास्थि से बना हुआ है। इतनी बातें आपको याद रखना है। हमारे कान में कितनी हड्डियाँ मैंने बताया आपको? मिस बताया। मिस यानी एक कान में 3 हड्डी, यानी पूरे कान में दोनों मिलाकर के 6 हड्डी। कान में कितनी हड्डियाँ हो गई? 6 हड्डी। ठीक, कान के बारे में इतनी बातें आपको याद रखना है। देखिए आपको मैं बताता हूँ जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में बताता हूँ। ये मानव शरीर का जीभ हो गया। जीभ, जीभ का साइज नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है? बढ़ता है। देखे होंगे आपकी जीभ नीचे पतली होगी, उसकी बढ़ता होगा। ठीक है, तो जो आपको मीठा स्वाद, क्या जो मीठे स्वाद यानी स्वीट्स हम लोग स्वाद टेस्ट लेंगे, वो जीभ के किसके भाग से होता है? आगे वाले भाग से हम लोग मीठा स्वाद पाते हैं। पीछे वाले भाग से यानी पश्च भाग से क्या होते हैं? पश्च यानी कड़वा भाग। क्या? कड़वा यानी बीटर टेस्ट हम लोग कहाँ से करते हैं? बीटर मतलब होता है कड़वा। हम लोग कहाँ से करते हैं? जीभ के पिछले हिस्से से बीटर टेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं? साल्ट। अगर हमें नमकीन कोई टेस्ट करना होगा, नमकीन वाले टेस्ट यानी साल्टी टेस्ट हम लोग कहाँ करते हैं? तो जो साल्टी टेस्ट करते हैं जीभ के पश्च भाग से। क्या? अग्र पश्च भाग से। आगे वाले और आगे के पश्च यानी बगल वाले भाग से करते हैं। क्या? अग्र पार्श्व भाग। क्या? पार्श्व मतलब होता है बगल वाले भाग से। अग्र पार्श्व भाग से हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग अग्र पार्श्व भाग से नमकीन वाला करते हैं। जो पश्च पार्श्व भाग होता है, कौन? पीछे का जो पार्श्व भाग होता है, इससे हम लोग किसका टेस्ट करते हैं? तो देखिए इससे तो बीटा टेस्ट हो जाए, कड़वा हो गया। उसके बाद हाँ, जो तीखा स्वाद होता है। क्या? तीखा यानी खूब मिर्चा जैसे लगे, तीखा वाला स्वाद हम लोग कहाँ से लेते हैं? हम लोग लेते हैं पश्च पार्श्व भाग से। कहाँ से? पश्च पार्श्व भाग। पार्श्व मतलब होता है बगल, पश्च मतलब पीछे। पीछे के पश्च पार्श्व भाग से हम लोग क्या करते हैं? तीखा वाला स्वाद लेते हैं। ठीक है, तीखा वाला स्वाद कहाँ लेते हैं? हाँ देखो, कौन सा भाग से माल आम ओम खाया है तो बहुत खट्टा लगा था आम ओम। ठीक है, जो खट्टा वाला हम लोग स्वाद ले था, कहाँ से ले था? खट्टा वाला स्वाद हम लोग लेते हैं पश्च पार्श्व भाग से लेते हैं। उसके बाद पूछता है आखिर बीच में कोई भाग होता है? बीच में कोई टेस्ट नहीं होता है। जीभ के बीच में आपको कोई टेस्ट नहीं मिलता, यानी यहाँ पे क्या होगा? नो टेस्ट, यानी नो टेस्ट यानी कोई स्वाद नहीं मिलता है। जीभ पर कितने प्रकार की कलिकाएँ होती हैं? 10,000 क्या होती हैं? बट्स होती हैं। बट्स मतलब कलिका। कितनी कणिकाएं होती हैं? 10,000 बट्स होती हैं जीभ पे। इसी के द्वारा हम स्वाद की क्या करते हैं? अनुभूति करते हैं। ये भी किसका बना होता है? ये भी कार्टिलेज का बना होता है। कैसे होता है? उपास्थि का बना होता है। ये कैसा है? एक संयोजी ऊतक है। क्या? संयोजी ऊतक होता है जीभ। जीभ क्या करता है? हम लोग किसी चीज़ की टेस्ट किससे के द्वारा करते हैं? जीभ के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव की नहीं? उर्वस्थि। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। प्यारे मित्रों, अपना आप लोग साथ बनाए रखिएगा। देखिए टॉपर साहब के परिवार को जो बच्चे नए आए हुए हैं वो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए आपको हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करके ये पढ़ा रहे हैं कि आपको हर चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपसे फिर हम अगली क्लास में।